Hello everyone, welcome to DTH Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. So let's get started. आज है 16 सितंबर. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन क्या है? अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights, or both? A. State Forest Department. B. District Collector, Deputy Commissioner. C. तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर डी. ग्राम सभा. इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है. बाय द वे, इस क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस कर लेंगे. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास? द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट. किसकी क्योट है ये? अब्राहम लिंकन जी की. आपको ये क्योट नोट डाउन करके रख लेनी है. ये क्योट आपको जीएस पेपर 2, एसए, एथिक्स कहीं भी हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए आपको इसको नोट डाउन करके रख लेना है. न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए. अप्रिशिएट किया कीजिए किसी के भी एफर्ट्स को. आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इस 1 घंटे की वीडियो के लिए मेरे 4 से 5 घंटे लगते हैं. मैं हार्ड वर्क करती हूँ, तो प्लीज़ उस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया कीजिए. और अगर आपको कोई गलती लगती है, कोई कमी लगती है, तो आप मुझे फीडबैक दिया कीजिए, बट बताया ज़रूर कीजिए, रिस्पॉन्स ज़रूर किया कीजिए. इसको एक 2 वे इंटरेक्शन रखिए प्लीज़. तो न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? तमिलनाडु के जो सीएम हैं मिस्टर स्टालिन, उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है. और ऐसा उन्होंने कब किया? उन्होंने एक स्कूल का दौरा किया. वहाँ उन्हें कुछ स्टूडेंट्स टायर्ड दिखाई दिए, और उन्होंने जब उसका कारण पूछा तो ये उन्हें पता चला कि स्कूल आने की जल्दी में बच्चे खाना नहीं खाकर आते, ब्रेकफास्ट नहीं करके आते हैं. इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा क्लासरूम अपने भरपेट खाने के साथ एंटर करेगा, मतलब क्लासरूम में तब एंटर करेगा जब उसका पेट भरा हुआ हो. इसलिए उन्होंने ये ब्रेकफास्ट स्कीम निकाली है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to 5th. ये आपको ध्यान रखना है. और इन्होंने इस स्कीम के लिए कहा है कि ये कोई फ्री भी नहीं है. जो फ्री भी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ये फ्री भी नहीं है. ये हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो भरपेट स्कूल में आए, मतलब उनका पेट भरा हुआ हो जब भी वो क्लास अटेंड करने आए. ये इंश्योर करना हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है. मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि इस ब्रेकफास्ट स्कीम को ना ही फ्रीबी की तरह काउंट करना है, ना ही चैरिटी, और ना ही गिफ्ट की तरह. और ये जो ब्रेकफास्ट स्कीम का कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से मिड डे मील स्कीम वाले लाइंस पे लाया गया है. और मिड डे मील स्कीम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है. इन्होंने बताया कि एग्जैक्टली 102 ईयर्स पहले 16 सितंबर को जस्टिस पार्टी के एक लीडर थे, सर पीटी थ्यागरायार, उन्होंने ये मिड डे मील का कॉन्सेप्ट चेन्नई कॉरपोरेशन के चिल्ड्रंस के लिए इंट्रोड्यूस किया था. और आज आप देखिए 1 सेंचुरी के बाद ये ब्रेकफास्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है. और ये कॉन्सेप्ट विदेशों में भी देखा जाता है. अमेरिका के स्कूलों में ब्रेकफास्ट स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इम्प्लीमेंट कर रखी है ऑलरेडी. और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये स्कीम देखने को मिल जाती है. फ्रांस में ऐसी ही स्कीम 3 साल पहले लॉन्च की गई थी, जब स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया जाता है. और उसका नतीजा क्या देखा गया है कि ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाने के बाद जो स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है. अटेंडेंस बच्चों की स्कूल में बढ़ती हुई देखी गई है. इसलिए ये ब्रेकफास्ट स्कीम लाना ज़रूरी पाया गया है. उसके बाद इंडिया में क्या पाया गया है, और पूरे वर्ल्ड में भी ये सिनेरियो है कि कोविड-19 के बाद जो ब्रेकफास्ट स्कीम्स की डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है. एक मूवमेंट का और नाम आया है द्रविडियन मूवमेंट. इसको किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था कि जो पुअर और सप्रेस्ड फैमिली के बच्चे हैं उनको स्कूल जाने से कोई ना प्रिवेंट कर पाए, कोई ना रोक पाए, इसलिए द्रविडियन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. और इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आ जाता है. नो स्टारवेशन का कॉन्सेप्ट आता है. एक ये थे अयोध्या पंडितार,
ये एक दलित लीडर थे, दलित आइकन थे। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने स्कूल चिल्ड्रन को एजुकेशन के साथ साथ फूड प्रोवाइड करने की बात की थी। और जब 1900s का अर्ली पीरियड था, अर्ली टाइम था, उस टाइम पे चेन्नई के ऑलकोट मेमोरियल स्कूल में मिड डे मील का आइडिया प्रोवाइड करने का सारा श्रेय इनको जाता है। इंडिया की इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मिड डे मील स्कीम को बंद कर दिया था, डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्या कहते हुए कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। उससे पहले ये ऑलकोट मेमोरियल स्कूल जो था चेन्नई का, वहाँ मिड डे मील्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती थी। ये आर्टिकल आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें हम एक दो चीज़ें देख लेते हैं। एक तो जस्टिस पार्टी और दूसरा द्रविडियन मूवमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है बैकग्राउंड में जाना। जस्टिस पार्टी 20 नवंबर 1960 को फॉर्म की गई थी। किसने इसको फॉर्म किया था? CN मुदलियार ने। और को फाउंडर्स थे इसके TM नायर, PT चेट्टी और AM थायारामल। ये इसके को फाउंडर्स थे और इसके फाउंडर थे डॉक्टर CN मुदलियार। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और जस्टिस पार्टी का फॉर्मेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। किस सेंस में माइलस्टोन था ये? क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको नॉन ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। मद्रास के नॉन ब्राह्मण्स को ये ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती थी और इसी को ही द्रविडियन मूवमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। अब द्रविडियन मूवमेंट के बारे में देख लेते हैं। द्रविडियन मूवमेंट के जो रूट्स हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जब ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ, उसके बाद नॉन ब्राह्मण्स ने अपने राइट्स की डिमांड करना स्टार्ट किया और जो सोसाइटी के हर स्फीयर में ब्राह्मण्स की डोमिनेंस थी उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। वी रामस्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, वो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के साथ बिल्कुल खुश नहीं थे। ना ही सोसाइटी में ब्राह्मणिकल डोमिनेंस उन्हें पसंद थी और ना ही कांग्रेस पार्टी में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थी वो उन्हें पसंद थी। क्योंकि उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए क्या लगता था कि कांग्रेस पार्टी को ब्राह्मण्स कंट्रोल करते हैं, इसलिए नॉन ब्राह्मण्स के राइट्स के लिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इस्टेब्लिश किया था 1925 में। ये आपको ध्यान रखना है। इसका एम क्या था कि हमारी सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस को भी इक्वल ह्यूमन राइट्स मिले। एंटी ब्राह्मणिज्म और सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। इस मूवमेंट ने इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को एनकरेज किया और ऐसे मैरिजेस सेरेमनीज जो हैं वो विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट के करवाई जाने लगी। मतलब ब्राह्मणिकल डोमिनेंस उन्हें पूरी तरह से ख़त्म करना था, इसलिए ब्राह्मण्स का जो एक तरह से इम्पोर्टेंस थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल करते हुए चल रहे थे। जस्टिस पार्टी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि ये हमने इस चीज़ से समझा जब 1936 में स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन हुए थे तो जस्टिस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट इलेक्टेड नहीं हुआ था। और जब इनकी हार हो गई उसके बाद जस्टिस पार्टी ने पेरियार को अप्रोच किया और जब जस्टिस पार्टी पेरियार के अंडर काम करने लगी तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि पॉलिटिक्स से ये पार्टी विड्रॉ कर लेगी और जस्टिस पार्टी जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसका नाम था द्रविडर कज़हागम, मतलब है जिसका द्रविडियन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम से। गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि अब जो भी स्टेट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में डिले करेगी उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। 4 स्टेट्स ऐसी फाइंड आउट की गई हैं जो कि टारगेट से काफ़ी पीछे चल रही हैं। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और असम। ये ऐसी 4 स्टेट्स हैं जहां ये PMAYG स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और काफ़ी पीछे इसका रिस्पॉन्स चल रहा है। इसलिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक पेनल्टी क्लोज इंट्रोड्यूस कर दिया है। इनिशियली ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्कीम थी इसकी डेडलाइन थी मार्च 2022, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया और इसकी डेडलाइन, अब नई डेडलाइन क्या है? मार्च 2024। अब पेनल्टी कैसे लगाई जाएगी? 6 पेनल्टी क्लोजेस ऐड कर दिए हैं। अगर किसी भी हाउस को सैंक्शन करने में स्टेट गवर्नमेंट 1 महीना डिले करती है, जो इशू करने की डेट है उससे 1 महीना डिले करती है अगर, तो स्टेट गवर्नमेंट को 10 रुपये पर हाउस पेनल्टी लगेगी फर्स्ट मंथ के लिए।
और 2 मंथ हो जाते हैं फिर 20 रुपीज़ पर हाउस लगेगी। ऐसे जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होते जाएंगे ऐसे ऐसे पेनल्टी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर जैसे सैंक्शन कर दिए घर, उसके बाद जब बेनिफिशियरी को उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करवानी है उसमें डिले होता है, 7 दिन से ज़्यादा का अगर डिले होता है तो फर्स्ट वीक के लिए 10 रुपी पर हाउस देना होगा। उसके बाद जैसे जैसे डिले बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये पेनल्टी भी बढ़ती जाएगी। तो ये पेनल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए लगा दी है। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का इसको लॉन्च किया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। हमारा एम था 2022 तक सभी को हाउस प्रोवाइड करवाना। जो इंदिरा गांधी आवास योजना थी उसी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में रिस्ट्रक्चर कर दिया गया था। मतलब ऑलरेडी हमारे पास एक ऐसी योजना थी जो कि हाउसिंग से रिलेटेड थी, लेकिन उसको हमने रिस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बना दिया था। 2016 से ये इफेक्ट में आ गई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एम क्या था इसका? सभी रूरल फैमिलीज को एक पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना जिसमें सभी बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। जो भी होमलेस हैं या फिर किसी कच्चे या फिर एक तरह से अस्थायी घर में रह रहे हैं उनको मार्च 2022 तक पक्का हाउस प्रोवाइड करवाना इस स्कीम का एम था। और इसकी वजह से क्या होता, जो रूरल पीपल हैं उन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर जो आते हैं उनको अपना घर कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिलती, या फिर जो अपने कच्चे हाउसेज हैं उनको अपग्रेड करने में असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता। बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे? ऐसे पीपल जो SC ST से बिलोंग करते हैं, फ्री बॉन्डेड लेबर्स, नॉन SC ST कैटेगरीज, विडोज, जो डिपेंडेंट हैं डिफेंस पर्सनल के जो कि किसी भी मिलिट्री एक्शन में मारे जा चुके हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के रिटायर्ड मेंबर्स हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ये सभी इस स्कीम के बेनिफिशरीज हो सकते हैं। सिलेक्शन कैसे होगा बेनिफिशरीज का? 3 स्टेजेस पे इसका वैलिडेशन किया जाएगा। सबसे पहले जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011 वाला, उसके थ्रू बेनिफिशरीज की लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा ग्राम सभा के द्वारा और एट लास्ट उसको फिर से वेरीफाई किया जाएगा जियो टैगिंग के द्वारा। कॉस्ट शेयरिंग कैसे होगा? कॉस्ट शेयरिंग सेंटर और स्टेट के बीच में होगा। 60-40 ही रहेगा प्लेन एरियाज के लिए और नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए रहेगा 19-10। फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के? जो मिनिमम हाउस है साइज, जो हाउस का साइज है मिनिमम वो 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। पहले कितनी रिक्वायरमेंट थी? 20 स्क्वायर मीटर। और उसमें एक हाइजीनिक कुकिंग स्पेस भी होना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया है। यूनिट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा प्लेन एरिया में 70,000 से 1.2 लाख के करीब, और जो हिली स्टेट्स है उसमें 75,000 से लेके 1.3 लाख तक इतना यूनिट असिस्टेंस इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण था उसके अंदर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करने के लिए असिस्टेंस दिया जा रहा था, और जो मनरेगा है या फिर कोई और ऐसे सोर्सेज हैं उनको सभी स्कीम्स को इसके साथ कन्वर्ज कर दिया गया। उसके बाद इसमें पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने का प्रोविज़न, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का प्रोविज़न, LPG गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाने का प्रोविज़न, ये जो डिफरेंट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं इन सभी को कन्वर्ज कर दिया गया। इसमें यही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी बनी रहती है उससे रिलेटेड। हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, और हमारा एम यही है कि सभी आर्म्ड ग्रुप के साथ कंसिलिएशन किया जाए। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है एफ्स्पा। एफ्स्पा जो एक्ट है वो हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्या है एफ्स्पा? एफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस को स्वीपिंग पावर्स देता है। क्या एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अगर किसी भी पर्सन को लॉ को कॉन्ट्रावीन करते हुए पाती हैं या फिर आर्म्स या एम्यूनिशन कैरी करते हुए पाती हैं, तो इनके पास एफ्स्पा के थ्रू ये पावर आ जाती है कि वो उनके ऊपर ओपन फायर कर सकती है, जिससे उनकी अगर डेथ भी हो जाए तो भी आर्म्ड फोर्सेस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और इनके पास ये पावर भी होती है कि किसी भी इंडिविजुअल को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है अगर इन्हें लगे कि
कोई भी उस पर शक है या फिर वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व उन्हें लगता है, शक के बेसिस पे भी बिना वारंट के इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया जा सकता है। और जो उनके प्रीमाइसेस हैं, उनके घर हैं, उनका एरिया है, उसको बिना वारंट के सर्च भी किया जा सकता है। एस्पा लगाएगा कौन? या तो सेंटर लगाएगा या फिर गवर्नर लगाएंगे किसी स्टेट्स के, और ये किसी पूरी की पूरी स्टेट पे भी लगाया जा सकता है, उसके कुछ पार्ट पे भी लगाया जा सकता है। अगर किसी एरिया पे एस्पा लगाना है तो एस्पा के सेक्शन 3 के अंडर उसको डिस्टर्ब डिक्लेयर करना होगा। इस एक्ट को 1972 में अमेंड किया गया और ये जो डिस्टर्ब्ड एरिया को डिक्लेयर करने की पावर थी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स दोनों को दे दी गई। अब यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो एस्पा केवल 2 स्टेट्स में इशू करती है, मतलब कोई डिस्टर्ब्ड एरिया अगर इशू करना है तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के पास केवल 2 स्टेट्स में पावर है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। बाकी जो स्टेट है जैसे मणिपुर और असम, यहाँ एस्पा के लिए नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट देगी। त्रिपुरा से 2015 में एस्पा एक्ट को रिवोक कर दिया गया और मेघालय 27 ईयर्स तक एस्पा के अंडर रहा और फाइनली 2018 में यहाँ से भी एस्पा को रिवोक कर दिया गया। अभी करंटली क्या सिनेरियो है? असम का 60% एरिया एस्पा से फ्री कर दिया गया है। मणिपुर में 15 पुलिस स्टेशन से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको डिस्टर्ब्ड एरिया की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो एस्पा है वो केवल अब 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रह गया है और 2 पुलिस स्टेशंस में। नागालैंड में जो डिस्टर्ब एरिया नोटिफिकेशन था वो 15 पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया है। त्रिपुरा और मेघालय से मैंने आपको बताया एस्पा को पूरी तरह हटा दिया गया है। ये अभी करंट सिनेरियो है एस्पा का। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है भगत सिंह जी की एनिवर्सरी पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, ब्लड डोनेशन ड्राइव दिल्ली में चलाया जाएगा। तो हमारे लिए एक तो भगत सिंह जी के बारे में देखना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लस एक चीज़ मेरे को इसके साथ याद आ रही है कि अभी रिसेंटली एक एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। उसके लिए स्टेट ने भी नोट दे दिया है, तो आपको बताना है कौन से एयरपोर्ट का नाम चेंज करके शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है। हमने आई थिंक 10 या 12 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था नाम कैसे चेंज किया जाता है एयरपोर्ट का, वो भी मैंने आपको बताया था। और रिसेंटली कौन कौन से एयरपोर्ट्स के नाम चेंज किए गए मैंने आपको वो भी बताया था। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। भगत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में। इनिशियली इन्होंने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया और उनकी नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, उस टाइम पे भगत सिंह जो है वो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की साइड टर्न हो गए। कौन कौन सी एसोसिएशंस के साथ ये एसोसिएटेड थे? 1924 में कानपुर में ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मेंबर बने, जिसे 1923 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने स्टार्ट किया था। 1925 में भगत सिंह लाहौर वापस लौट गए और 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने और उनके कुलीग्स ने एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। 1928 में वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ एसोसिएट हो गए, सुखदेव जी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। भगत सिंह और सुखदेव ने लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन भी ऑर्गेनाइज किया था सो दैट स्टूडेंट्स के साथ वो ओपन लीगल वर्क कर सके। कौन कौन सी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व पाया गया? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में और 1929 वाला सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस, ये दोनों भगत सिंह से एसोसिएटेड थे। उसके बाद भगत सिंह का एग्जीक्यूशन, भगत सिंह को अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर सॉन्डर्स मर्डर केस के चार्ज लगे गए। इनके साथ साथ ये चार्जेस राजगुरु और सुखदेव पे भी लगे थे और बाकी अदर्स पे भी लगे थे और इस ट्रायो को हैंगिंग की सज़ा सुना दी गई थी। इनको हैंग कर दिया गया 24 मार्च 1931 को। 23rd मार्च को इस वजह से ही हम मार्टियर्स डे या फिर शहीद दिवस या फिर सर्वोदय डे सेलिब्रेट करते हैं इन द ऑनर ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन से। हमें पता है दिल्ली में कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए कोई
प्लेस ही नहीं है, कोई लैंड ही अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन दिल्ली की बजाय उसके आसपास अदर स्टेट्स में किया जाएगा। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है पढ़ना, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है क्या। कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का मतलब है जब भी किसी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया जाता है तो यूजर एजेंसी जो होगी वो फॉरेस्ट को प्लांट करने के लिए पे करेगी, और कितना फॉरेस्ट प्लांट किया जाएगा, जितना आपने यूज़ किया है उसके इक्वल एरिया आपको नॉन फॉरेस्ट लैंड पे प्लांट करना होगा। और अगर ऐसी कोई लैंड अवेलेबल नहीं है तो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड को आप यूज़ करेंगे, लेकिन आपको उसका ट्वाइस एरिया जितना आपने यूज़ किया है उसका ट्वाइस डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे प्लांट करना होगा। मतलब अगर आप फॉरेस्ट को किसी नॉन फॉरेस्ट लैंड पे प्लांट करते हैं तो आपको सेम उतनी ही लैंड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर किसी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पे आप फॉरेस्ट को प्लांट करेंगे तो उसका ट्वाइस एरिया आपको प्लांट करना पड़ेगा। नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस क्या हो सकते हैं, जैसे माइनिंग या फिर इंडस्ट्रियल यूज। एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया था जिसको सेंटर ने 2016 में पास किया था और इससे रिलेटेड जो रूल्स है उनको 2018 में नोटिफाई किया गया। इसको एक्ट को लाया गया था सो दैट जो भी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए फंड कलेक्ट होता है उसको मैनेज किया जा सके, और क्योंकि उससे पहले इसको मैनेज कौन करता था, एक एडहॉक बॉडी थी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये इसको मैनेज करती थी। रूल्स के अकॉर्डिंग जो 90% CAF का मनी है वो जाएगा स्टेट्स के पास और 10% सेंटर अपने पास रखेंगी। ये जो फंड है इसका यूज़ कैचमेंट एरियाज को ट्रीट करने के लिए किया जा सकता है, नेचुरल जनरेशन को असिस्ट करने के लिए किया जा सकता है, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए और मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, विलेजेस को रिलोकेट करने के लिए किया जा सकता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने के लिए किया जा सकता है, अवेयरनेस जनरेशन के लिए किया जा सकता है, या फिर वुड सेविंग डिवाइसेस को सप्लाई करवाने में या एलाइड एक्टिविटीज़ में इस फंड का यूज़ किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फंड केवल और केवल फॉरेस्ट लगाने के लिए ही नहीं, एफॉरेस्टेशन के लिए नहीं, बल्कि इतने सारे चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है या नहीं। यहाँ अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इनमें से किस किस काम के लिए ये जो फंड है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है इसको यूज़ किया जा सकता है, तो आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, एक फेमस पेंटर हैं मनोज अरोरा, पेंटर नहीं फोटोग्राफर, उन्होंने एक फ़ोटो एग्जीबिशन रखा था डिस्कवर हम्पी के नाम से। तो वहाँ उन्होंने काफ़ी फेमस जो हम्पी का ट्रेडिशनल कल्चर है, वहाँ का जो भी आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी पिक्चर्स का एग्जीबिशन रखा। यहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में पढ़ना, थोड़ा सा हम्पी के बारे में भी देखेंगे। हम्पी जो विजयनगर एम्पायर था उसकी कैपिटल सिटी के रेमनेंट्स जो थे उसको कंप्राइज करके हम्पी को बनाया गया है। ये तुंगभद्रा रिवर के बेसिन पे या फिर बैंक्स पे लोकेटेड है जो कि सेंट्रल कर्नाटका में है। इसको फाउंड किया था हरिहरा और बुक्का ने 1336 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा इसको क्लासिफाई कर दिया गया था 1986 में, और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम भी कहलाता है। कुछ फेमस प्लेसेस है हम्पी में, कौन कौन सी हैं, कृष्णा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, नरसिम्हा, गणेशा, हेमकुट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, अच्युतार्य टेम्पल कॉम्प्लेक्स, विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, पट्टाभिरामा टेम्पल कॉम्प्लेक्स, लोटस महल कॉम्प्लेक्स, ये सभी यहाँ की फेमस प्लेसेस हैं। यहाँ एक बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था जिसकी वजह से इसके जो फिजिकल फैब्रिक है उसको काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था। बैटल ऑफ टलीकोटा जो हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, विजयनगर के हिंदू किंग और 4 मुस्लिम स्टेट्स के सुल्तान्स ने अलाइड होकर विजयनगर के किंग के खिलाफ ये बैटल किया था। कौन कौन से मुस्लिम सुल्तान्स थे, बीजापुर के, बीदार, अहमदनगर और गोलकोंडा के, इनके सभी के मुस्लिम सुल्तान्स वर्सेस हिंदू किंग ऑफ विजयनगर, इनके बीच बैटल ऑफ टलीकोटा हुआ था। विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में देख लेते हैं। विरूपाक्षा टेम्पल जो हम्पी का है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। बेंगलोर से ये ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर दूर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। हम्पी एक टेम्पल टाउन है साउथ इंडिया का,
और मैंने आपको बताया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक है। और इस टेम्पल को, विरूपाक्षा टेम्पल को लक्कन दंदेशा के असिस्टेंस में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और ये जो लक्कन दंदेशा थे ये किंग देव राय 2 के एक कमांडर थे, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव से। केरला गवर्नमेंट ने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव को 20 सितंबर से लॉन्च करने के लिए बोला है। हमें पता है केरला में प्लस और भी काफ़ी जगह से ये केसेस आ रहे हैं जहाँ रेबीज़ की वजह से हमने रिसेंटली एक केस भी देखा था जहाँ केरला में एक 12 ईयर ओल्ड गर्ल की डेथ हो गई थी क्योंकि उसे एक डॉग ने काट लिया था, उसको रेबीज़ हो गया था और जिसकी वजह से एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन पे हमारे क्वेश्चन मार्क लग गए थे। उस टाइम भी हमने ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से कवर किया था, आज दोबारा से इसको कवर कर लेते हैं। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल बाइट के थ्रू स्प्रेड होती है, जैसे डॉग की बाइट से भी ये स्प्रेड हो सकती है। ये रेबीज़ वायरस की वजह से होता है इन्फेक्शन, और इस इन्फेक्शन की वजह से एक बीमारी जो हो जाती है उसका नाम है एन्सेफेलोमाइटिस। ये बीमारी इससे हो जाती है। इस बीमारी का मतलब क्या है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड जो हमारी होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ट्रांसमिशन होता है इसका सलीवा के थ्रू या फिर इसका ट्रांसमिशन केवल सलीवा के थ्रू होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसको टारगेट करता है। जो ये वायरस है रेबीज़ वाला वायरस है ये एक फैमिली को बिलोंग करता है जिसका नाम है रेब्डोवायराइडी। ये फैमिली रेबीज़ वाली फैमिली है, रेबीज़ की वायरस वाली फैमिली है और ये एक बुलेट की शेप ले लेता है बॉडी में। कौन कौन से एनिमल्स से हो सकता है? डॉग्स, रैबिट्स, कैट्स, फॉक्स, इन सब से ये वायरस हो सकता है और ये डिजीज़ ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकती है। इस डिजीज़ की वजह से वर्ल्ड वाइड हर साल 24,000 से 60,000 तक डेथ होती हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? ऐसा कोई डॉग जो कि रेबीज से अफेक्टेड है उसकी वजह से ये डिजीज़ ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है थ्रू हिज सलीवा, और ये वायरस ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ में एंटर कर जाता है और उसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। कई बार इस डिजीज़ का ट्रांसमिशन एनिमल टू एनिमल भी देखा गया है और जब ये टिश्यूज़ को अफेक्ट कर देता है तो ये वायरस फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की साइड ट्रैवल करता है थ्रू द स्पाइनल कोड। इसीलिए जो इसके मेन टारगेट्स हैं, कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स को ये टारगेट करता है, वो है स्पाइनल कोड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर उसके बाद ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, फिर सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है जिसका नाम है एन्सेफेलाइटिस, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सिम्टम्स ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलते हैं और इन्हीं की वजह से ये चांस होता है कि जो पर्सन है, अफेक्टेड पर्सन है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 12 वीक्स और उसके बाद इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं रेबीज़ के? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको वाटर से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से उसको डर लगने लग जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो स्वेल हो जाती है, बार बार हेडेक होता है, नोजिया की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक एक होने लग जाता है, मसल क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, डॉजीनेस आ जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, फीवर आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, हेल्यूसिनेशन होने लगता है, ज़्यादा सलीवा का सिक्रीशन होने लगता है, स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होने लगती है, स्वेलोइंग में, चबाने में। उसके बाद प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, रेबीज़ का कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? प्रिवेंशन हमें पता है क्योर से बेटर होता है। रेबीज़ एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि प्रिवेंटेबल है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या क्या कैसे मीजर्स इसको प्रिवेंट करने के लिए अपनाए जा सकते हैं? हमें टाइम टू टाइम रेबीज़ वैक्सीनेशन करवाना चाहिए इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, अपने पेट का वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए और वाइल्ड एनिमल से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अगर हमारी बॉडी पे कोई वाउंड हो जाता है तो उसको सोप और वाटर के साथ अच्छे से वॉश करना चाहिए और गुड हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए। अपने जो पर्सनल पेट्स हैं उनको स्ट्रे डॉग से हमें दूर रखना चाहिए और अपने घर, कैंपस या लिविंग प्लेस के आसपास बैट्स को घूमने से रोकना चाहिए। ट्राई करना चाहिए कि बैट्स ना आए। ये था इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास ये है कि अगर कुतुब शाही टॉप्स को रिस्टोर किया जाए तो हो सकता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में उनको जगह मिल जाए। तो ऐसा किसने कहा है? KT रामाराव ने, जो कि तेलंगाना के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कुतुब शाही टॉम्ब्स को रिस्टोर करें
तो हो सकता है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में की लिस्ट में जगह मिल जाए। तो हमारे लिए इस आर्टिकल में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो गोलकोंडा फोर्ट, दूसरा ये कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स जो कि हैदराबाद में है। एक चीज़ आपको यहीं की पता होनी चाहिए, वेल्स आपको यहाँ टॉम कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएंगे। वेल का नाम है बड़ी बाउली और दूसरे वेल का नाम है हम्मन बाउली। ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि बड़ी बाउली और हम्मन बाउली जो हैं वो कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हैं। इसी के पास जमशेद कुली टॉम भी आपको मिल जाएगी, इसका भी आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में अब देख लेते हैं। ये हैदराबाद सिटी के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। ओरिजिनली इसको मंकाल कहा जाता था। ये एक हिल टॉप पे बनाया गया था 1143 ईयर में। ये एक ओरिजिनली मड फोर्ट था। मड फोर्ट मतलब एक मिट्टी से बनाया हुआ फोर्ट था, जिसको बनाया गया था वरंगल के राजा के टाइम पे, और बाद में इसको फोर्टिफाई किया गया 14th और 17th सेंचुरी के बीच। किसने फोर्टिफाई करवाया था इसको? ब्राह्मणी सुल्तान्स ने। और बाद में इसे फिर से फोर्टिफाई करवाया कुतुब शाही डायनेस्टी के जो भी राजा थे उन्होंने। गोलकोंडा जो था वो कुतुब शाही किंग्स का प्रिंसिपल कैपिटल था। जो इनर फोर्ट है गोलकोंडा फोर्ट, उसमें प्लेसेस, मॉस्क्यूज और हिल टॉप पेविलियन के रिंग्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि 130 मीटर ऊंचाई पे हैं। और वहाँ से हमें और जो बिल्डिंग्स है, अदर बिल्डिंग्स है, उनका एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है, मतलब एक क्लियर व्यू मिल जाता है। कुतुब शाही टॉम्ब्स के बारे में देख लेते हैं। गोलकोंडा फोर्ट से 2 किलोमीटर दूर हैं ये जो कुतुब शाही टॉम्ब्स है। इनको पर्शियन, हिंदू और पठानी स्टाइल के आर्किटेक्चर के साथ बनाया गया। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कुतुब शाही टॉम्ब जो है वो पर्शियन स्टाइल में बनी है ओनली, लेकिन नहीं, ये पर्शियन, हिंदू और पठानी स्टाइल के आर्किटेक्चर से बनी है। उसके बाद ये टॉम्ब को काफ़ी सारे मोनार्क्स ने प्लान किया था और बिल्ड करवाया था, जो कि 18th सेंचुरी के टाइम पे आए थे। किसी एक ने इसे नहीं बनाया या फिर किसी एक ने इसको प्लान नहीं किया था। और ये जो इब्राहिम बाग है, उसके सुंदर प्यारे दृश्यों के बीच में ये कुतुब शाही किंग्स की 7 किंग्स की टॉम्ब देखने को मिल जाती है, जिन्होंने 170 ईयर्स तक गोलकोंडा को रूल किया था। सबसे इम्प्रेसिव जो टॉम्ब है वो हैदराबाद के फाउंडर मोहम्मद कुली कुतुब शाह की है, जो कि 42 मीटर्स तक की हाइट पे है। ये इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए एक प्ली गई है। और कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अभी प्रेजेंट रिटायरमेंट की एज है 62, उसको 65 कर दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज है 65 और उसको 67 कर दिया जाए। तो देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या रिटायरमेंट एज से जजेस की जो भी रिलेटेड है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट आई थी 2002 में, जिसको वेंकटचलिया रिपोर्ट भी कहा जाता है। उसने ये रेकमेंड किया था कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स कर दी जाए और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी एज कर दी जाए 68 ईयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में 114th अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2010 में। इसमें ये कहा गया था कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज 65 कर दी जाए, लेकिन ये पार्लियामेंट में कंसीडर नहीं हो पाया क्योंकि 15th लोकसभा डिसॉल्व हो गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस कुरियन जोसेफ, उन्होंने भी ये रेकमेंड किया था कि हायर जुडिशरी के जजेस की रिटायरमेंट एज को इंक्रीज कर दिया जाए, सो दैट जो पेंडेंसी चल रही है केसेस की उसको डिक्रीज किया जा सके। और काफ़ी टाइम से ये आर्ग्यूमेंट की जा रही है कि 65 एक गुड एज है रिटायर होने के लिए, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि मेंटली और फिजिकली वियर एंड टीयर स्टार्ट हो जाता है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में क्या केस देखा गया है कि मोस्टली वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज है उसमें 70 ईयर्स के अराउंड रिटायरमेंट एज रखी गई है जजेस के लिए, और कुछ ऐसी भी हैं जहां जो इनका टेन्योर है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगा। मतलब जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है और ऑस्ट्रिया और ग्रीस के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, वहाँ जजेस लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब कोई रिटायरमेंट उनकी होती ही नहीं है। बेल्जियम, डेनमार्क, आयरलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, इसमें रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स जजेस के लिए रखी गई है। इंडिया को भी इन को कंसीडर करते हुए रिटायरमेंट एज को इंक्रीज करना चाहिए हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। क्या ज़रूरत है? हमारी कंट्री में जो जज पॉपुलेशन रेशियो है वो लोएस्ट है। कितना है? 19.66 जजेस पर 10 लाख पीपल।
और 2016 में यूके में ये था 51 जजेस पर मिलियन पीपल, और यूएस में था 107 जजेस पर मिलियन पीपल, ऑस्ट्रेलिया में 41 और कनाडा में 75। हमारे यहाँ 20 भी कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हैं कितना पीछे हैं हम, इसलिए जजेस के नंबर को इंक्रीज करना हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है, सो दैट जो केसेस की पेंडेंसी चल रही है उसके साथ इजीली डील किया जा सके। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2.84 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में 43 लाख केसेस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट में 58,000 के करीब केसेस पेंडिंग है। और लेजिस्लेशन, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनको 70 और 65 तक की एज तक उन्हें काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स का चेयरमैन और मेंबर अपॉइंट किया जाता है। तो ये रीज़न यहाँ दिया गया है कि अगर उन्हें आप किसी ट्रिब्यूनल का मेंबर अपॉइंट कर सकते हैं 70 की एज तक, 65 की एज तक, तो आप उन्हें जज की ही पोजीशन एक्सटेंड उनकी क्यों नहीं कर सकते। एक एस्पेक्ट ये भी कहा गया है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों के बीच टकराव ज़्यादा होंगे, केसेस ज़्यादा होंगे, लिटिगेशन ज़्यादा होगा, इसलिए वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, यूएस, यूके, जापान, इनमें हायर लिटिगेशन टू पॉपुलेशन रेशियो पाया जाता है। इंडिया में ऐसा बहुत कम मिलता है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ा देते हैं? काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें हो जाएंगे, क्योंकि जो सीनियर जजेस होंगे उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस जजेस का स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल है उसकी प्रेजेंस कंटिन्यू हम कर पाएंगे। नए जजेस को बिना इन एग्जिस्टिंग जजेस को डिस्प्लेस किए हम अपॉइंट कर सकते हैं। एरर्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे एक्सपीरियंस जज होने से। उसके बाद जो भी इम्पेंडिंग लिटिगेशन केसेस हैं उसमें काफ़ी मदद मिलेगी उनको सॉल्व करने में। और जो पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट्स हैं वो अनअट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए उन्हें अपनी जुडिशरी में ही काम मिल जाएगा, जो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए भी क्रूशियल है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है, मोदी जी समरकंद में पहुंच चुके हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। ऑल्दो हम एससीओ के बारे में हर दो तीन दिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। एससीओ एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है यूरेशियन रीजन में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। 2001 में इसको क्रिएट किया गया था। चार्टर इसका 2002 में साइन हुआ था और फोर्स में आए थे 2003 में। एससीओ के क्रिएशन से पहले 2001 से पहले 5 कंट्रीज को शंघाई 5 कहा जाता था, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। शंघाई 5 1996 में लाया गया था, और ये किस लिए लाया गया था कि चाइना से अपने बॉर्डर्स को स्टेबल किया जा सके, बॉर्डर डिमार्केशन की जा सके और डीमिलिटराइजेशन टॉक्स की जा सके। फिर जब 2001 में उज्बेकिस्तान ने इनको ज्वाइन कर लिया ऑर्गेनाइजेशन को, तो शंघाई 5 का नाम एससीओ रख दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने। 2021 में ईरान भी एससीओ का फुल टाइम मेंबर बन गया। मेंबरशिप अभी करंटली कौन कौन सी कंट्रीज के पास है? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल इसमें है, जो कि एससीओ की सुप्रीम बॉडी है। यही इसकी इंटरनल फंक्शनिंग को डिसाइड करती है, और अदर स्टेट्स या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इसका इंटरेक्शन भी हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के थ्रू ही किया जाता है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, ये बजट को अप्रूव करती है और इकोनॉमिक स्फीयर्स के जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो यही लेती है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है, ये डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंसिडर करती है। रेट्स है, इसको टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था। एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है, जो कि इंफॉर्मेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है एससीओ की? एससीओ की सेक्रेटेरिएट की रशियन और चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। यही इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास, जो यूपी में अभी कांड हुआ है, एक तरह से दलित सिस्टर्स को रेप करके उनका मर्डर हो गया है, इसके लिए 6 लोगों को हेल्ड किया गया है। तो ये बहुत हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी देखने को मिलते रहते हैं हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम, और गवर्नमेंट एक तरह से इस मैटर को टैकल करने में फेल होती दिख रही है। इस आर्टिकल में हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में पढ़ेंगे।
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन 5 डिकेड्स पहले द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया था कि NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेन बनाया जाए, सो दैट जो भी वीमेन की डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर्स हैं या फिर उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेसल करने के लिए एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। सक्सेसिव कमिटीज़ जो आई टाइम टू टाइम, उनमें से एक थी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वीमेन, 1988 से 2000 तक ऑपरेटेड था ये। उसने भी यही रेकमेंडेशन दिया कि एक एपेक्स बॉडी वीमेन के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए। इसलिए अंडर नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990 NCW को स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में सेटअप कर दिया गया 1992 में। फर्स्ट कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया था 31 जनवरी 1992 को, उसकी फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थी? मिसिस जयंती पटनायक। इस कमीशन में एक चेयरपर्सन होंगे, मेंबर सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर्स होंगे। जो चेयरपर्सन होंगे NCW के, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। फंक्शंस क्या है इनके? इनका मिशन है कि वीमेन को इक्वालिटी अचीव करवाना और लाइफ के सभी स्फीयर्स में उनको इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए प्रमोट करना, उनके राइट्स को सिक्योर करना और उनके लिए सुटेबल पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, लेजिस्लेटिव मेजर्स लेना, ये सभी इसका मेन काम है। फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे? वीमेन के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स हैं उनका ध्यान रखेगी ये। रेमेडियल मेजर्स रेगमेंट करेगी कि वीमेन के लिए क्या क्या लिए जाने चाहिए मेजर्स। रिड्रेसल करेगी उनके ग्रीवेंसेस को, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी जो भी मैटर्स वीमेन से रिलेटेड है उन पे पॉलिसी बनाने में। इसे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, उन पे ये सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती हैं, सो दैट स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करवाया जा सके। उसके बाद ये चाइल्ड मैरिज का भी इशू ले सकती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को भी स्पॉन्सर कर सकती हैं, पारिवारिक महिला लोक अदालत और इस टाइप के इश्यूज को भी ये उठा सकती हैं। कौन कौन से लॉज को ये रिव्यू कर सकती हैं? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994 और IPC 1860, इन सभी को ये रिव्यू कर सकती हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या रखा गया है वीमेन वेलफेयर के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी इंडियंस को राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, गारंटी किया गया है। आर्टिकल 51 क्या कहता है? 15 का 1 वो कहता है कि स्टेट जो है वो जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है? स्टेट्स वीमेन के फेवर में स्पेशल प्रोविजन बनाएंगी। फंडामेंटल ड्यूटी में आर्टिकल 51A के तहत ऐसी प्रैक्टिसेस को इंश्योर करने के लिए कहा गया है जो वीमेन की डिग्निटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में कौन कौन से एक्ट्स लाए गए हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में लाया गया, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पोक्सो 2012। अच्छा, कौन कौन से स्कीम्स लाई गई हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोई 2 या 3 स्कीम। एक तो सबसे पॉपुलर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अलावा आप 1-2 स्कीम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी रिलेटेड है वीमेन और गर्ल चाइल्ड से। बात कर लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको SC कास्ट के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बनाया गया था। आर्टिकल 338 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इस कमीशन से डील करता है। इस आर्टिकल में एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को बनाने के लिए प्रोविज़न दिया गया था, जो कि इनसे रिलेटेड सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट भी करेगा और मॉनिटर भी करेगा और अब इनके बेटरमेंट के लिए जो भी प्लानिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसके ऊपर एडवाइस देगा, सो दैट इनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। जो हमारा आर्टिकल 338 है वो प्रोवाइड करवाता है एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट, और इस स्पेशल ऑफिसर को कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह डिजाइन कर दिया। 65th अमेंडमेंट 1990 में किया गया, उसने आर्टिकल 338 को अमेंड किया और जो ये 1 मेंबर सिस्टम था इसको मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना दिया। कौन से अमेंडमेंट से बनाया गया इसको? पहले ये 1 मेंबर सिस्टम था, उसके बाद 65th अमेंडमेंट से इसको मल्टी मेंबर सिस्टम बना दिया गया। 89th अमेंडमेंट करके क्या किया गया? जो SCs और STs हैं इनके लिए डिफरेंट कमीशंस बना दिए गए। SCs के लिए तो आर्टिकल 338 था और STs के लिए आर्टिकल 338A ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। स्ट्रक्चर क्या होगा? चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे, 3 अदर मेंबर्स होंगे।
उन्हें अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। फंक्शन क्या होंगे इनके, जो भी एससीज के सेफगार्ड के लिए इश्यूज हैं उनको मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करना। कोई भी ऐसी कंप्लेंट इनके पास आती है जहां एससीज के राइट्स का डिप्राइवेशन हो रहा है तो ये उसको इंक्वायर करते हैं। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन एससीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कर रही होती है उसमें पार्ट भी लेते हैं और अपनी एडवाइस भी देते हैं। प्रेसिडेंट को रेगुलर रिपोर्ट करते हैं कि किस वे से कितने अच्छे से इन सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट देश में किया जा रहा है। उसके बाद जो भी एससीज की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए स्टेप्स लेने हैं ये उनको रेकमेंड भी करता है। कोई भी अदर फंक्शन है जो कि एससी कम्युनिटी के वेलफेयर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड है उसको भी ये परफॉर्म करते हैं। और यही कमीशन इसको ये टास्क दिया गया था कि ये काम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी करे जैसे एससी के लिए करता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसमें से पार्लियामेंट में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को 2 सीट्स दी जाती थी उसको हटा दिया गया, उस प्रोविजन को हटा दिया गया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। 2018 तक ये कमीशन सिमिलर फंक्शंस ओबीसीज के लिए भी डिस्चार्ज किया करता, लेकिन 102nd अमेंडमेंट से ओबीसीज के लिए अलग से कमीशन बना दिया गया। अब आपको बताना है, क्वेश्चन आपके पास ये है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट थी पार्लियामेंट में उनको कौन से अमेंडमेंट एक्ट से खत्म किया गया, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्रीनर ऑटोमोबाइल सेक्टर को पुश करने के लिए कहा है और कहा है कि इस इंडस्ट्री को सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए, इनोवेशन बढ़ाने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना चाहिए। हमारा टारगेट ये है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कि 2047 तक 100% सेल्फ रिलायंट हम अचीव कर लें मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में। थोड़ा सा देख लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। ये जो वर्ड है ऑटोमोबाइल 2 वर्ड से बना है, ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो का मतलब है सेल्फ और मोबाइल का मतलब है मूवेबल। तो ऑटोमोबाइल का मतलब हो गया ऐसे सेल्फ मूवेबल व्हीकल्स जो बिना किसी मैन या एनिमल फोर्स की हेल्प से चल सकते हैं। ऑटोमोबाइल व्हीकल गुड्स और पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं, कैसे, रोड, वाटर या एयरवे के द्वारा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिपेंडेंस से पहले, केवल इंपोर्टेड पार्ट्स लाए जाते थे, उनको यहाँ असेंबल किया जाता था। जनरल मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने 1928 में मुंबई में एक फैक्ट्री लगाई जहाँ ट्रक्स को असेंबल करना स्टार्ट किया, कार्स को असेंबल करना स्टार्ट किया। फिर फोर्ड मोटर को इंडिया लिमिटेड आई, उसने चेन्नई में 1930 में और मुंबई में 1931 में कार्स और ट्रक्स की असेंबली स्टार्ट की। उसके बाद रियल जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री में वो स्टार्ट हुई 1947 में, जब प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और 1948 में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड आई कोलकाता में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसने लास्ट 3 डिकेड्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है और आज के टाइम पे ये हमारी इकोनॉमी का वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट सेक्टर है। अब क्वेश्चन कहाँ से आएगा इस आर्टिकल में? क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये कहाँ लोकेटेड पाई जाएगी, फेवरेबल इसकी लोकेशंस क्या हो सकती है। ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से सुनने हैं, इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो मेटलर्जी इंडस्ट्री के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज करती हैं और उनसे ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाए जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए जैसे स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, विंडो ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, पेंट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स, सीट क्वेश्चंस वगैरह वगैरह। और इस मास असेंबली लाइन पे इस मास प्रोडक्शन को कंटिन्यू करने के लिए ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, इनकी कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है। इसलिए ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स के पास लोकेटेड आपको पाई जाएगी, क्योंकि स्टील इसका एक बेसिक रॉ मटेरियल है। उसके बाद जहाँ टायर, ट्यूब, स्टोरेज, बैटरीज, पेंट्स और बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ भी ऐसी इंडस्ट्रीज से जो प्रॉक्सिमिटी होगी वो इन इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि उससे इन्हें एडेड एडवांटेज होगा। जो पोर्ट सिटीज़ होंगी उसके पास भी ये इंडस्ट्रीज़ पाई जाएंगी, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑफर हो पाएंगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी लोकेशंस को भी प्रेफर करेगा जो कि मार्केट ओरिएंटेड होगी और उनके मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स के रेडी मार्केट उन्हें ऑफर करेगी। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट हमें पता है ऐसे प्लेसेस को प्रेफर करती है जहां
रिमोट और इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ऐसी लोकेशंस को प्रेफर करती है। इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी को देखते हुए रिमोट और इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरियाज़ में भी ये इंडस्ट्रीज़ पाई जाएंगी। जहाँ चीप लेबर अवेलेबल होगा वहाँ भी ये इंडस्ट्रीज़ पाई जाएंगी। तो आपके पास क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसमें यही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है EEF, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया कैसे अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है उसके बारे में। आपको ये पूरा आर्टिकल एक बार पढ़ लेना है, ऑल्दो इसमें एज सच कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इम्पॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, दूसरा IPEF की बात आई है, इंडियो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने बनाया था 2015 में, और हर साल व्लादिवोस्टोक, जो कि रशिया की एक सिटी है, वहाँ ये एक तरह से इसका फोरम हेल्ड होता है। उसके बाद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है जहाँ की इश्यूज़ पे डिस्कशन किया जाता है। कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमी, रीजनल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, या फिर ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस जो रशिया और बाकी नेशंस फेस कर रहे हैं। और इस फोरम का बिजनेस प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी सारे बिजनेस डायलॉग्स को इंक्लूड किया जाता है लीडिंग पार्टनर कंट्रीज़ के साथ, एशिया पैसिफिक रीजन में एशियान मेंबर्स के साथ, जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ बिजनेस डायलॉग्स किए जाते हैं। और ओवर द ईयर्स ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरह एमर्ज हुआ है, जहां हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज जो हैं रशिया और एशिया पैसिफिक की, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। IPEF के बारे में देख लेते हैं। ये एक US लेड इनिशिएटिव है जिसका एम है कि इंडो पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, और इस रीजन में रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था विद अ डजन इनिशियल पार्टनर्स, जो कि पूरे वर्ल्ड के GDP का 40% रिप्रेजेंट करते हैं। IPEF कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये अलाउ करता है इसके मेंबर्स को कि वो अपने अपने पार्ट्स पे नेगोशिएशन कर सकते हैं। नेगोशिएशन जो होगा वो 4 पिलर्स पे होगा: सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन, फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड। अभी न्यूज़ में आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि हमने ट्रेड पिलर पे इसमें परफॉर्म करने से मना कर दिया। ट्रेड पिलर के ऊपर हम एग्री नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने ट्रेड पिलर पर बैकआउट कर दिया है। इंडिया और 13 कंट्रीज़ जो हैं पैसिफिक ओशंस की, वो इसकी मेंबर्स हैं। कौन कौन मेंबर हो गए इसके? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, US और वियतनाम, ये सभी इसकी मेंबर्स हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो एक बार इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। इसमें एज सच कोई डाटा भी नहीं लग रहा है मुझे, और ना ही कुछ ऐसा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल हमारे पास है कि पार्लियामेंट्री बिजनेस में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं उनका क्या रोल है, कैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं, और उनको बिल्स को रेफ़र करके हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये हमें पूरे आर्टिकल से समझना है। सबसे पहले एक टर्म आई है एडजर्न साइन डाई। क्या मतलब होता है इसका? कि जब जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर है हाउस के, जैसे लोकसभा में स्पीकर, वो जो सिटिंग है हाउस की उसको एडजर्न कर दे विदाउट एनी डिफाइंड टाइम, बिना किसी पर्टिकुलर टाइम को डिफाइन किए उसकी सिटिंग को एडजर्न कर दे, उसको कहते हैं एडजर्न साइन डाई। आर्टिकल की तरफ आ जाते हैं। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वरी क्या चल रही है आजकल, सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है कि पार्लियामेंट में जो बहसबाजी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है और लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो डिले हो जाती है। इसलिए बिल्स को स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफर करना एक काउंटर प्रोडक्टिव मेजर साबित हो सकता है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा डिले हो जाता है क्योंकि वो भी टाइम लगाती है, स्टैंडिंग कमिटीज़ भी अपनी रिपोर्ट देने में टाइम लगाती है, उससे भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। पार्लियामेंट्री डाटा क्या कहता है? लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 47% देखी गई और राज्यसभा की 42%। पार्लियामेंट में 24 डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं और जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पाए जाते हैं इन द रेशियो 2:1 में। मतलब लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कम हैं।
इन कमिटीज़ का मैंडेट क्या है कि जो भी लेजिस्लेशन इनको रेफ़र किया जाता है ये उसको एग्जामाइन करती है, जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को बजट दिया जाता है उसको ये चेक करती हैं और पॉलिसी थिंकिंग भी करती हैं। जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके विज़न को देखती है, मिशन को देखती है और फ्यूचर डायरेक्शन उनकी क्या चल रही है उसको भी ये ऑब्जर्व करती है। कितने परसेंटेज बिल रेफ़र किए गए टेन्योर्स में लोकसभा के, ये बताया गया है स्टैंडिंग कमिटीज़ को। 14th लोकसभा के दौरान 60% बिल्स स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र किए गए, 15th में 71% और 16th में 27%। 16th में आप देख सकते हैं कितने कम बिल स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र किए गए। अब कमिटी वर्सेस पार्लियामेंट, अब ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट पे ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो हर बिल को डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी को रेफ़र करे, और ऐसा एक्सपीरियंस नेशनली और इंटरनेशनली देखा गया है कि अगर किसी बिल को DRSC को रेफ़र किया जाता है तो वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में काफ़ी यूज़फुल साबित होता है, और जो बिल पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को रेफ़र नहीं किए जाते वो अच्छे से एग्जामाइंड नहीं होते, उनको कंज्यूमर और स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से उनको जज नहीं किया जाता, उनको एग्जामाइन नहीं किया जाता, और केवल ऐसा माना जाता है कि वो ब्यूरोक्रेटिकली कंसीव्ड पीस ऑफ लेजिस्लेशन बन के रह जाते हैं। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के द्वारा बिल का एग्जामिनेशन किया जाता है वो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कंपैरिजन टू अपोजिशन, क्योंकि इन कमिटीज़ में क्या होता है, इन कमिटीज़ को सबसे पहले तो कैमरा में होल्ड किया जाता है, और इस कमिटी में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स हैं वो भी रूलिंग पार्टी के ही मिलते हैं, तो ऑब्वियसली फेवर जो होगा वो गवर्नमेंट के ही फेवर में डिसीजन आएगा, इसलिए गवर्नमेंट का किसी भी बिल को स्टैंडिंग कमिटीज़ को रेफ़र करने में कोई नुकसान नहीं है। और मैंने आपको बताया जो इन कमिटीज़ में डेलिब्रेशंस की जाती है वो लेजिस्लेशन में वैल्यू ऐड करती हैं, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ये बताते हैं। मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी को चिंता की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर किसी भी बिल को कमिटी को रेफ़र करते हैं तो, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन आता है वो मेजॉरिटी वोटिंग से आता है और मेजॉरिटी जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, इसलिए कोई रीज़न नहीं है कि गवर्नमेंट इन बिल्स को रेफ़र ना करे। इसलिए पार्लियामेंट्रियंस के ट्रस्ट को फोस्टर करने के लिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों से हमें इसमें कमिटीज़ में मेंबर भेजने चाहिए, इस कमिटीज़ का पूरा यूज़ हमें करना चाहिए, इस सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हमारे लिए है। उसके बाद कुछ स्टेप्स कंसिडर किए जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो स्पीकर है लोकसभा और राज्यसभा के, उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी बिल को DRSC को रेफ़र कर सकते हैं, और इस हिसाब से इसको एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है। इस रेफरेंस की प्रोसेस को एक एग्जेम्पशन इसमें ये डाल दिया जा सकता है कि जब स्पीकर और चेयरमैन जो है वो मना कर दे, कुछ डिटेल रीज़न देके ये बता दें कि इस पर्टिकुलर बिल को कमिटी को रेफ़र करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, उस टाइम पे एक्सेप्शन रखा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जा सकता है, सेकंड, कि जो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ में डिस्कशन होगा वो फ्री और फ्रैंक होना चाहिए, और कोई भी पार्टी की विप इसके ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी जिसका ओपिनियन है वो इजीली फ्रैंकली दे पाए, फ्रीली दे पाए, और उसके पास अपना वोट देने की लिबर्टी होनी चाहिए, चाहे वो बिल के फेवर में वोट करे चाहे अगेंस्ट में, कोई विप पार्टी की उसके ऊपर इशू नहीं होनी चाहिए। थर्ड क्या कहा गया है कि कमिटी इसको एक फिक्स टाइमलाइन देना चाहिए सो दैट वो अपनी रिकमेंडेशन, अपने जो भी रिपोर्ट है वो एक फिक्स टाइम में दे, जो टाइम स्पीकर या फिर चेयरमैन डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नहीं सॉरी, अगर ये फेल हो गए, अगर ये रिकमेंडेशन देने में अपनी फेल हो जाते हैं, उस टाइम पे क्या कहा गया है कि या तो अप्रूव कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए उनका टाइम, या फिर उस बिल को डायरेक्ट फिर हाउस के सामने रख दिया जाना चाहिए। फोर्थ क्या कर सकते हैं, इन कमिटीज़ की क्वालिटी वर्क को इंश्योर करने के लिए इन कमिटीज़ में एक्सपर्ट्स जो हैं फील्ड से उनको इनवाइट किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो डोमेन नॉलेज है वो आ जाएगी कमिटीज़ में, और लेटेस्ट डेवलपमेंट और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हमें वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उनके साथ अपने जो लॉज हैं उनको कंप्लाई करने में मदद मिलेगी। इसलिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और यंग रिसर्चर्स को भी इस कमिटीज़ में
एसोसिएट करना चाहिए, चाहे शॉर्ट पीरियड के लिए ही। फिफ्थ क्या कहा गया है, स्पीकर और चेयरमैन है उनके पास राइट होना चाहिए टाइम लिमिट को फिक्स करने का। कई बार स्ट्रिक्ट भी रह सकते हैं वो, कि अगर गवर्नमेंट कह दे कि पर्टिकुलर टाइम में बहुत कम टाइम दे, तो उस टाइम ये स्ट्रिक्ट रह के भी डिमांड कर सकते हैं कमिटीज से कि ये जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट सबमिट करवाएं। सिक्स्थ क्या हो सकता है, 2 सेशन के बीच इनफ टाइम होता है कि कमिटी मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाया जा सके, सो दैट जो भी बिल्स पे डिस्कशन होना है वो किया जा सके। इसलिए ये लास्ट में कहा गया है कि जब भी बजट प्रपोजल्स आए मिनिस्ट्रीज के लिए, तो कमिटीज को केवल बजट डिस्कशन के तक लिमिट नहीं रहना चाहिए, बजट प्रपोजल्स को केवल डिस्कस करने तक लिमिट नहीं करना है खुद को, उन्हें अपने खुद के सजेशंस भी देने चाहिए और इनिशिएटिव्स भी बताने चाहिए और पीपल फ्रेंडली मेजर्स भी उन्हें देने चाहिए। ऐसा सब इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। इससे हम अपनी जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसको और अच्छा और बेटर बना सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा। वोकैबुलरी देख लेते हैं अब। वोकैबुलरी के 2 वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला वर्ड है हॉल्ट, इसका मतलब है पड़ाव या स्टेज। दूसरा वर्ड है बैफलिंग, बैफलिंग का मतलब रहस्यमय, अनअकाउंटेबल। ये दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। अब आ जाते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या आंसर होगा उसका। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्राम सभा। इसके लिए आपने कल वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, अदरवाइज किसी आर्टिकल में ये एक्ट आएगा डिटेल में तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं और फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, उनको पूरा पूरा राइट दिया गया है कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज को वो यूज कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए कौन फॉरेस्ट राइट उनको देगा, वो देगी ग्राम सभा। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। और अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।